हेलो फ्रेंड। एनबी के जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि फर्स्ट वीडियो जो पीटी का जो सिलेबस है बीपीएससी का, उसका एनालिसिस करते समय हमने बताया था कि जो बिहार एक्सप्रेस में बिहार बजट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे एक या दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो बजट है उसको दो पार्ट में मैंने बनाया है। जो बिहार सरकार का जो मेन विजन विजन डॉक्यूमेंट है, 7 निश्चय पार्ट 1 एंड पार्ट 2, तो उसका डिटेल साथ साथ कोरोना काल में बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या काम किया गया है उसको समाहित करते हुए हमने पार्ट 1 में इसका मैंने एक वीडियो बनाया है। साथ साथ जो 7 निश्चय पार्ट 1 या पार्ट 2 के अलावा जितने भी डिपार्टमेंट से जितने भी योजनाएं इंप्लीमेंट होती है उसको मैंने पार्ट 2 में इसको समाहित किया है। तो आज का काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि बजट है। और बजट का समरी देखते हैं तो वित्तीय वर्ष 2020-21 में जो बजट का जो टोटल आकार है वो 2,18,303। इसको थोड़ा ध्यान में रखिए, इवन याद भी आप रख सकते हैं, 2,18,303 करोड़। इसमें जो स्कीम स्कीम दो पार्ट होते हैं, एक वार्षिक स्कीम हो गया, एक हो गया स्थापना में प्रतिबद्ध व्यय। तो इसको ये दोनों का डिटेल हमने यहाँ पे दिया दिया है कितना अनुमानित है वित्तीय वर्ष 2020-21 में। हमको ये देखते हैं कि जितने भी वेलफेयर स्कीम है, जितने भी योजनाएं होती है वो वार्षिक स्कीम के अंतर्गत आते हैं। तथा स्थापना में प्रतिबद्ध व्यय में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का जो सैलरी हो गया, पेंशन हो गया, कार्यालय व्यय है, वो सब स्थापना में प्रतिबद्ध व्यय में देखते हैं। तो वित्तीय वर्ष 2021 में हम लोग देखते हैं कि जब 46% वार्षिक स्कीम है तथा 54% अप्रोक्स 54% स्थापना में प्रतिबद्ध व्यय में देखते हैं इसका एक्सपेंडिचर। तो इससे एक हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि जो बिहार सरकार का जो मेन खर्च है वो स्थापना में प्रतिबद्ध व्यय में है। इसमें से जो बिहार सरकार का जो रेवेन्यू रिसिप्ट होता है उसका डिटेल मैंने दिया है, 1,83,923 करोड़। जो 1,86,267 करोड़ अनुमानित है बिहार सरकार का जो रेवेन्यू रिसिप्ट है उसमें जो रेवेन्यू साइड से है वो कर राजस्व है वो 35,050 करोड़ है। इसमें हम लोग एक डिटेल मैंने दिया है, इसको अमाउंट याद रखने की आवश्यकता नहीं, लेकिन ये देखना है कि किससे कर जो रेवेन्यू है बिहार सरकार को ज़्यादा आ रहा है। तो वाणिज्य कर में हम लोग देखते हैं जितने भी जीएसटी से जो स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स होता है उससे सबसे ज़्यादा 27,050 करोड़ आ रहा है। उसको जो स्टैंप फी हो गया, जो जमीन का रजिस्ट्री करते हैं उससे निबंधन शुल्क है उससे उससे कम है। साथ साथ जो परिवहन कर है जिसमें हम लोग रोड टैक्स देते हैं, जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन होता है उससे जो टैक्स आता है, और साथ जो भू राजस्व है, जो हम लोग जमीन का जो रसीद कटाते हैं वार्षिक लगान का, उसका जो उससे जोड़ा जाता है। तो सबसे ज़्यादा वाणिज्य कर से रेवेन्यू आता है, उसके बाद स्टाम्प पेपर निबंधन शुल्क, उसके बाद परिवहन कर, उसके बाद भू राजस्व। तो एक क्रोनोलॉजी याद रखने की आवश्यकता है, ना कि कितना अमाउंट आ रहा है, इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्रोनोलॉजी किससे ज़्यादा रेवेन्यू बिहार सरकार को आ रहा है। अगर गैर कर राजस्व में देखते हैं तो 5,505 करोड़ है। इसमें हम लोग खनन से सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ब्याज प्राप्तियों से। तो इसको एक ध्यान में रखने की आवश्यकता है, किससे रेवेन्यू आ रहा है, किससे गैर रेवेन्यू आ रहा है। इसके अलावे जो बिहार सरकार के जो अपने रिसोर्सेज होते हैं उसके अलावे सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग को पैसा प्राप्त होता है। जो वित्तीय वर्ष 2020-21 में हम लोग 91,180 करोड़ अनुमानित है भारत सरकार से राशि प्राप्त होने के लिए। उसमें जो सहायक अनुदान है, ग्रांट इन हैंड, जो कि योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए होता है, वो 54,531 करोड़ है। हम लोग 54,531 करोड़ का बाइफर्केशन इसमें दिया गया है। हम इसके पहले हम लोग ये समझते कि स्कीम जो योजना होती है 3 तरह की होती है। एक केंद्रीय क्षेत्र स्कीम जो कि भारत सरकार के द्वारा 100% पैसा दिया जाता है, 100% भारत सरकार के द्वारा पैसा दिया जाता है। केंद्रीय प्रायोजित स्कीम, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम, इसमें कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार दोनों के द्वारा पैसा शेयर में दिया जाता है, या तो शेयर 60-40 हो सकता है, 50-50 हो सकता है, या योजना के अनुरूप कुछ भी हो सकता है। उसके अलावा जो तीसरा स्कीम होता है वो राज्य योजना के अंतर्गत आता है, जिसमें कि राज्य सरकार बिहार सरकार के द्वारा 100% पैसा देती है। तो हम लोग देखते हैं कि जो सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है उसमें 42,026 करोड़ रुपया अनुमानित है। 15वां वित्त आयोग के द्वारा 8,850 करोड़ रुपया बिहार सरकार को दिए जाने का अनुमान लगाया गया है। 15वां वित्त आयोग जिसे कि अध्यक्ष एन के सिंह हैं, उसमें जो स्टेट गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू देने की बात की गई है वो टोटल रेवेन्यू का 41% देने की बात की गई है स्टेट गवर्नमेंट का। अगर हम 14वें वित्त आयोग में देखते हैं तो उसमें 42% देने की बात थी, लेकिन इसमें कम 1% कम कर दिया गया है, 41%। इसको याद रखिए, 41% रेवेन्यू जो होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा।
इसमें जो रिपोर्ट इसमें कहा गया है कि जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख जो पहले नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं उसी को ध्यान में रखते हुए जो रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को देना है वो थोड़ा घटाया गया है। हम लोग इसमें देखते हैं कि दो कंपोनेंट है, राज्य आपदा राहत कोष एवं स्थानीय निकाय। स्थानीय निकाय में जो पंचायती राज संस्थान है एवं नगरीय निकाय दोनों दोनों इसमें शामिल होंगे। जो जीएसटी गुड एवं सर्विसेज टैक्सेस से जो लॉस होता है उसके प्रति कंपनसेशन के लिए 3,500 करोड़ देने की बात कही गई है। इसलिए केंद्रीय क्षेत्र स्कीम जो कि भारत सरकार के द्वारा 100% पैसा दिया जाता है वो 154 करोड़ है। जो राजकोषीय घाटा काफी इंपॉर्टेंट होता है, जो बजट का जो हेल्थ होता है उसको ध्यान में रखते हुए। तो यहाँ पे देखते हैं कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद का 2.97% ही इसका जो राजकोषीय घाटा है, तो ये काफी अच्छा माना जाता है। अगर 3% से अंदर है तो अच्छा उनको माना जाता है। अब ये जो विजन डॉक्यूमेंट है साथ नीचे पार्ट 1 का, उसमें क्या क्या पिछले 5 साल में बिहार सरकार की उपलब्धि रही है उसका डिटेल मैंने यहाँ पे दिया हूँ। तो ये जरूरी नहीं है कि जितने जो उपलब्धि है उसको याद रखा जाए, इसको समझने की सिर्फ आवश्यकता है। जो जितना डिटेल है कंपोनेंट का, हर एक कंपोनेंट का, उसका जो मैंने वीडियो साथ नीचे योजना है उस पर मैंने बनाया है, उसमें आप देख सकते हैं। यह मैं ब्रीफ बता रहा हूँ। जो जैसे बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना है, इसमें कि जो भी युवा 12वीं पास हैं उनको हायर एजुकेशन, प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए बिना कोई इंटरेस्ट का 4 लाख तक लोन दिया जाता है। उसमें से जो 12वीं पास युवा हैं जिनको कि रोजगार की तलाश में हैं उनको 2 साल तक 1,000 रुपये प्रति माह की दर से बेरोजगारी भत्ता दिया जाता है। इसमें कहा गया कि अगर उसी बीच 2 साल के अंदर उनको रोजगार मिल जाता तो बेरोजगारी भत्ता बंद हो जाएगा। उसमें से स्किल डेवलपमेंट की बात की गई। इसमें सभी प्रखंडों 534 प्रखंड, इसमें 1,609 ट्रेनिंग सेंटर संचालित है। तो कुछ समझने की आवश्यकता है। आप डेटा याद भी रख सकते हैं, नहीं भी याद रख सकते हैं। जो साथ नीचे पार्ट 1 का जो दूसरा एजेंडा है, दूसरा जो निश्चय है वो आरक्षित रोजगार महिलाओं का अधिकार। इसमें कहा गया है कि जो 35% जो सभी स्तर एवं सभी पदों पे महिलाओं को 35% क्षैतिज आरक्षण दिया गया है। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन 2 प्रकार के होते हैं कि वर्टिकल रिजर्वेशन जिसको हिंदी में ऊर्ध्वाधर आरक्षण करते हैं, साथ साथ जो क्षैतिज आरक्षण हॉरिजॉन्टल आरक्षण, यहाँ हॉरिजॉन्टल आरक्षण महिलाओं को देने की बात की गई। वर्टिकल रिजर्वेशन में हम लोग देखते हैं कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं जो पिछड़ा वर्ग को, या बिहार में देखते तो अत्यंत पिछड़ा वर्ग को भी जो रिजर्वेशन दिया जाता है वो वर्टिकल रिजर्वेशन में आता है। जो इसमें हॉरिजॉन्टल में हम लोग देखते हैं कि जो महिलाओं को, दिव्यांगजन को या ट्रांसजेंडर को जो आरक्षण दिया जाता है वो हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अंतर्गत आता है। तो इसमें 35% हॉरिजॉन्टल आरक्षण महिलाओं को देने की बात की गई है। उसमें से हर घर बिजली योजना, हर घर नल का जल, हर घर तक पक्की गली नलियाँ, उनका जो अचीवमेंट है और किस डिपार्टमेंट के द्वारा किया गया, कितना अचीवमेंट हो उसका डिटेल मैंने दिया है। जस्ट एक नज़र ही आप इसको देख लीजिएगा। उसमें शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, इसमें कहा गया कि जितने भी पंचायत हैं 8,386 पंचायत, सभी प्रखंड 534, सभी अनुमंडल 101 और सभी जिला 38 सभी ओडीएफ घोषित हो चुके हैं। अगर हम लोग शहरी क्षेत्र में देखते हैं तो एक नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा जो 382 लाख जो पर्सनल टॉयलेट होते हैं उसको बनवाए गए हैं। तो 13,656 सामुदायिक शौचालय। पर्सनल टॉयलेट तो जो घर के अंदर जो टॉयलेट होता है वो पर्सनल टॉयलेट व्यक्तिगत शौचालय के अंतर्गत आते हैं। सामुदायिक शौचालय उसको कहते हैं जिसमें कि शहरी क्षेत्र में जो भी घर बने उसमें अगर टॉयलेट बनाने की जगह नहीं है तो एक जो उसका जो मोहल्ला टोला है उसमें सामुदायिक शौचालय बनाया जाएगा। उस शौचालय का जो एक टॉयलेट होगा उसकी चाबी उस परिवार को दिया जाएगा। तो 13,656 सामुदायिक शौचालय बनाया गया। उसमें जितने भी नगर निकाय हैं सभी ओडीओ घोषित हो चुके हैं। ये 7वां नीचे अफसर बढ़े आगे बढ़े, इसमें जितने भी संस्थान कार्य खोले जा चुके हैं उसका डिटेल मैंने दिया है। अब है 7 नीचे पार्ट 2 जिसका की इम्प्लीमेंटेशन 2020 से लेकर 25 तक होना है। इसमें देखते हैं कि जो वित्तीय वर्ष 2021-22 है वो जो 5 साल का प्रथम वर्ष है। तो इसमें जस्ट हम ये बताने की कोशिश करेंगे कि किस विभाग के द्वारा क्या इम्प्लीमेंट होना है और साथ साथ इसमें क्या क्या काम अभी हुए ना, कि अभी जितने भी काम इस पे हो रहे हैं वो काफ़ी इनिशियल स्टेज पे हैं। तो 7 नीचे पार्ट 2 में जो बिहार सरकार को जो टोटल बजट है उसमें 4,671 करोड़ बजट रखा गया है। ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है।
हम देखते हैं कि सात नीचे पार्ट वन और पार्ट टू, दो सभी का जो मॉनिटरिंग वो होगा उसमें बिहार विकास मिशन के द्वारा किया जाएगा। एक ऑफिस है जो कि मंत्रिमंडल सचिवालय के अंतर्गत काम करता है, बिहार विकास मिशन, तो इसको थोड़ा याद रखिए। इस सात नीचे पार्ट टू का जो सात नीचे है उसका मैंने यहाँ पे दिया है डिटेल। ये इसका जो इस जो सात निश्चय पार्ट टू का भी डिटेल मैंने जो वीडियो बनाया है, जो सात निश्चय योजना, उसमें भी मैंने डिटेल से इसमें बात की गई। इस यहाँ पे मैं जस्ट ब्रीफ में बताऊंगा उसको किस विभाग के द्वारा इम्प्लीमेंट होना है। तो संस्थाओं में गुणवत्ता बढ़ाने में हम लोग देखते हैं कि जो जितने भी IITI है और पॉलिटेक्निक जो संस्थान है उसमें उच्च स्तरीय सेंटर ऑफ एक्सलेंस बनाने की बात की गई है। और जो युवा IITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों से ट्रेनिंग नहीं प्राप्त किए हैं उनके लिए जो नॉन स्किल जो ट्रेनिंग है उसमें उसके लिए मेगा स्किल सेंटर बनाया गया है, जैसे कि एयर कंडीशन बनाना, कूलर बनाना, केयर टेबल का ट्रेनिंग, ये सब जो देने की बात की जाए। साथ साथ एक टूल रूम, हर एक प्रमंडल में टूल रूम बनाने की बात की गई। टूल रूम जस्ट लाइक एक वर्कशॉप होता है, इसमें जितने भी इनोवेटिव मशीन होते हैं वहाँ पे वो होते हैं। जितने भी IITI और पॉलिटेक्निक संस्थान से जो बच्चे पढ़े हुए हैं वो हाईली स्किल ट्रेनिंग यहाँ पे प्राप्त करेंगे। तो तीनों का जो इम्प्लीमेंटेशन होगा वो श्रम संसाधन विभाग के द्वारा होगा। साथ ही स्किल एवं उद्यमिता है तो नया विभाग बनाने की बात की गई, काफी इंपॉर्टेंट है, नया डिपार्टमेंट अभी बनाने की बात की, इससे क्वेश्चन आ सकते हैं। इसमें जितने भी IITI है पॉलिटेक्निक संस्थान है सभी इसमें समाहित होंगे। पहले हम लोग देखते हैं कि जो IITI है वो श्रम संसाधन विभाग के द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा था, कार्यान्वयन किया जा रहा था। जो पॉलिटेक्निक संस्थान है, कॉलेजेस हैं, वो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के द्वारा इम्प्लीमेंटेशन किया जा रहा था। दोनों में कोऑर्डिनेशन में थोड़ा कमी हो रही थी। उसी को ध्यान में रखते हुए स्किल एवं उद्यमिता हेतु एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया जिसमें कि सभी IITI एवं पॉलिटेक्निक कॉलेजेस होंगे इसके अंदर ही आएंगे। इसमें सर मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की बात बनाने की बात की गई है। हम इम्पॉर्टेंट है जो एक खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी जो राजगीर में जो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्टेडियम, क्रिकेट स्टेडियम बने, उसी के परिसर में खेल स्टेडियम बनाने, खेल विश्वविद्यालय, स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बनाने की बात की गई। तो इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिए, हो सकता है इससे क्वेश्चन है। साथ साथ जिसमें जो भी व्यक्ति नए छोटे मोटे उद्योग करना चाहते, नया व्यवसाय करना चाहते हैं, उनको 50 जो परियोजना लागत है उसको 50% अनुदान के रूप में अधिकतम 3 लाख रुपया दिया जाएगा। सशक्त महिला, सक्षम महिला काफी इंपॉर्टेंट है महिलाओं को सशक्तिकरण हेतु। इसमें हम लोग देखते हैं जितने भी महिला उद्यमी हैं उनको नया व्यवसाय करने के लिए जितना परियोजना लगाता है उसको 50% अनुदान अधिकतम 5 लाख तक दिया जाएगा। तो जो शेष 50% है वो बिना कोई इंटरेस्ट के उनको दिया जाएगा। सपोज अगर 10 लाख उनको लोन दिया जाता है तो 5 लाख तो अनुदान के रूप में दिया जाएगा, तो 5 लाख जो बचेगा उस पर बिना कोई इंटरेस्ट का दिया जाएगा। इसका इम्प्लीमेंटेशन उद्योग विभाग के द्वारा किया जाता है। उच्चतर शिक्षा है तो महिलाओं को प्रोत्साहन काफी इंपॉर्टेंट है, इसका इम्प्लीमेंटेशन शिक्षा विभाग के द्वारा किया जाएगा। इसमें जो मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना मेन रूप से समाहित है, जिसके कि जो इंटर पास जो बालिकाएं होंगी उनको 25,000 रुपया तथा जो ग्रेजुएट कर चुकी है उनको 50,000 रुपया हायर एजुकेशन के लिए दिया जाएगा। इसमें कंडीशन है कि जो इंटर पास जो बालिकाएं हैं वो अविवाहित होनी चाहिए, लेकिन ग्रेजुएट के लिए कंडीशन ये है कि विवाहित अविवाहित दोनों को दिया जाएगा। क्षेत्रीय प्रशासन में आरक्षण में महिलाओं की भागीदारी में हम लोग देखेंगे 35% तो जो 36 हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन वो दे दिया गया, लेकिन हम लोग देखते हैं कि कई क्षेत्र ऐसे हैं जिसपे कि उनका समानुपातिक भागीदारी नहीं है। जैसे कि हम लोग पुलिस में देखते हैं, साथ साथ राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे जो ऑफिसर्स है वहाँ पे समानुपातिक भागीदारी नहीं है, तो वहाँ समानुपातिक भागीदारी बढ़ाने की बात की गई है। ये हर खेत तक सिंचाई का पानी इसमें डिपार्टमेंट है, उसको हमने चर्चा किया है। जल जीवन हरियाली का जो अगला टॉपिक होगा अलग से, उसमें हम इसे डिटेल से बात करेंगे। उसमें स्वच्छ गांव समृद्ध गांव, इसमें है कि जितने भी सभी में सोलर लाइट लगाया गया जो पंचायती राज विभाग के द्वारा किया जाएगा। जो सॉलिड एवं वेस्ट मटेरियल जो पहले शहरों में केंद्रित था वो गांव में भी इसको इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है ग्रामीण विकास के द्वारा। साथ साथ जो पूर्व की जो निश्चय योजना है 7 निश्चय 1 के अंतर्गत जो है, जैसे कि हर घर नली गली, हर घर का शौचालय, पक्की नली गलियाँ, इसको मॉनिटरिंग आवश्यक है, क्योंकि मॉनिटरिंग नहीं होने से जो योजनाएं बन चुकी है उसका मेंटेनेंस नहीं हो पाएगा, तो इसका PHD डिपार्टमेंट करेगा। अब स्वच्छ शहर विकसित शहर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये नीति हम देखते हैं कि नीति आयोग के द्वारा जो भारत
भारत में जितने भी बड़े बड़े शहर हैं उसको रैंकिंग दिया जाता है। तो बिहार के शहरों का भी रैंकिंग अच्छा हो, इसके लिए स्वच्छ बेसिस से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ चार कंपोनेंट है, चारों का इम्प्लीमेंटेशन नगर विकास एवं आवास विभाग के द्वारा ही किया जाएगा। ये जो शहरी गरीब है तो वो एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की बात की गई है, क्योंकि हम लोग शहरों में देखते हैं कि बहुत सारे बेगर्स हैं, बहुत सारे ग्रामीण जो माइग्रेट होकर जो शहरों में काम धंधे के लिए आते हैं वो सड़क किनारे रहते हैं, खुले आसमान के नीचे रहते हैं, उनको काफ़ी दिक्कत होती है, खासकर सभी मौसम में, बरसात के मौसम में तो विशेष रूप से होती है। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने की बात की है, वहाँ पे उनके रहने की व्यवस्था होगी। जो ब्रिज है तो आश्रय स्थल इतना जो बनाने के सभी जिलों में जनरल हेतु 50 बेड का वृहद आश्रय स्थल बनाने की बात कही गई है, जिसमें कि उनको जो वृद्धजन है, जो सीनियर सिटीजन है, उनको रहने खाने पीने की फ्री ऑफ कॉस्ट व्यवस्था होगी। इसमें से सुलभ संपर्क में दो कंपोनेंट है, एक का ग्रामीण विकास विभाग, दूसरा पथ निर्माण विभाग द्वारा किया जाएगा। जो बाईपास होंगे वो उसका चौड़ाई कम से कम 7 फीट होनी चाहिए। जो सातवां पॉइंट है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा, इसमें दो कंपोनेंट है। इसमें कि जो पशु के लिए भी अस्पताल बनाने की बात की गई, जिसका इम्प्लीमेंटेशन पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग करेगा। इसमें कहा गया कि हर एक 8 से 10 पंचायत पे एक पशु अस्पताल होंगे, जिसमें कि वो मोबाइल कॉल पे या कॉल सेंटर, मोबाइल ऐप एवं कॉल सेंटर के माध्यम से डोर स्टेप की सुविधाएं दी जाएगी। इसमें गांव गांव तक स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाने की बात कही गई। अभी हम लोग देखते हैं कि ब्लॉक स्तर पे, अनुमंडल स्तर पे या जिला स्तर पे अस्पताल हैं, लेकिन इसमें ग्रामीण स्तर पे भी स्वास्थ्य केंद्र बनाने की बात कही गई है, जिसका कि टेलीमेडिसिन की सहायता से जो ब्लॉक स्तर पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या अनुमंडल स्तर पे अनुमंडलीय अस्पताल और जिला स्तर पर जिला अस्पताल है, वहाँ से उनकी सुविधाएं रहेगी। साथ साथ में पैथोलॉजिकल जाँच की भी सुविधाएं दी गई है। अभी जो बिहार का जो बजट है इस बार उसमें एक है बाल हृदय योजना, इसकी भी चर्चा विशेष रूप से की गई है, जिसमें कि जो बच्चे जो हार्ट है उसमें जो छेद के साथ जो जन्म लेते हैं उनको निःशुल्क उपचार करने की बात कही गई है। हम देखते हैं कि इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने बिहार बाल हृदय योजना 2021 का कार्यान्वयन स्टार्ट कर दिया गया है। इसमें जो अहमदाबाद में जो स्पेशलाइज्ड ट्रीटमेंट हॉस्पिटल है वहाँ के साथ कोऑर्डिनेशन करने की बात की गई है। जो फर्स्ट बैच में हम लोग देखते हैं कि 21 बच्चों को ट्रीटमेंट वहाँ पे करवाया गया है। तो ये बाल हृदय योजना इंपॉर्टेंट है, इसका इम्प्लीमेंटेशन स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से किया जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसको याद रखिए, हो सकता है क्वेश्चन इससे पूछा जाए। और कुछ अन्य का जिसकी कि हम लोग देखते हैं कि बिहार बजट में चर्चा की गई है, जो विदेश में जो एजुकेशन प्राप्त कर रहे हैं उनको डिजिटल काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। साथ साथ जो हम लोग मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे दलहन की खरीद की बात कही गई है राज्य सरकार के द्वारा। अभी हम लोग देखते हैं कि राज्य सरकार के द्वारा सिर्फ धान की अधिप्राप्ति की जा रही है पैडी प्रोक्योरमेंट पैक्स के माध्यम से। न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस वह मूल्य है जिसपे कि सरकार फसल खरीदती है। वो जो मूल्य है वो कम से कम जो लागत है उसका कम से कम 1.5 गुना होना चाहिए। अभी हम लोग देखते हैं कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के रिकमेंडेशन पे 22 फसल है उसको न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। 22 में 14 खरीफ है, 6 रबी है और 2 कॉमर्शियल का वाणिज्यिक फसलें हैं। हम लोग देखते हैं कि शुगर केन भी इम्पोर्टेंट होता था, गन्ना, उसके लिए उचित एवं लाभकारी मूल्य दिया जाता है, FRP फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस। तो इसको याद रखने की आवश्यकता है, गन्ना उसको उचित एवं लाभकारी मूल्य दिया जाता है, बाकी का मिनिमम सपोर्ट पर न्यूनतम समर्थन मूल्य कहा जाता है। तो उसी न्यूनतम समर्थन मूल्य पे दलहन की खरीद की बात कही गई है। साथ साथ पंचायत बेस में जितना भी कामगार बाहर काम करने जाते हैं उनका डेटाबेस बनाने की बात की जा रही है। खासकर कोरोना टाइम में हमको बहुत इसकी जरूरत आवश्यकता महसूस हुई बिहार सरकार को। अब भाई कोरोना टाइम में बिहार सरकार के द्वारा क्या क्या काम किया गया उसका एक ब्रीफ यहाँ पे हम लोग दिया है। हो सकता है इससे क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे भारत सरकारी लैब में RT-PCR की व्यवस्था की गई है। जो गरीब लोग थे, जितने भी राशनधारी थे 1.64 करोड़, उनको 1,000 रुपये ट्रांसफर किया गया। खासकर जो बिहार के जो बाहर जो काम करने जाते हैं प्रवासी मजदूर, वो जो फंसे हुए थे उनको मुख्यमंत्री राहत कोष से 1,000 रुपया भुगतान किया गया, DBT के माध्यम से उनको डायरेक्ट बैंक अकाउंट में दिया गया। साथ साथ कोरोना अवधि में जो ओल्ड सीनियर सिटीजन उनको विशेष रूप से ध्यान रखा गया, उनको केयर करने के साथ साथ जो उनको जो इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन दिया जाता है उनको 3 माह का अग्रिम भुगतान किया गया।
साथ साथ जितने भी शहरी सेंटर है उसमें 30 लाख से अधिक व्यक्ति को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई। इसमें कहा गया कि कोरोना टाइम में जो डॉक्टर्स हैं, पारामेडिकल स्टाफ, उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए बिहार सरकार ने 1 माह का अग्रिम वेतन अतिरिक्त भुगतान किया गया। सपोज कि 12 माह के अलावा उनको एक साल में 13 माह का वेतन मिलेगा। तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगला जो बिहार बजट का जो सेकंड पार्ट होगा उसमें हमको सात नीचे 1 और 2 के अलावा जितनी भी योजनाएं हैं जो डिफरेंट डिपार्टमेंट से इम्प्लीमेंट होगा उसको मैं डिटेल से बात करूंगा। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर विशेष रूप से देखिए। अगर आपको वीडियो ये अच्छा लगता हो तो आप प्लीज़ मेरा जो एनडी के जीएस क्लासेस है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा कि मैं अगले 1-2 महीना में जब से पीटी के पहले लगभग 30-40 वीडियो जो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक का है उस पर मैं अपलोड करूँगा। धन्यवाद।